हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम सीटेट 2016 में जो आपका पेपर हुआ था उसका सीडीपी क्वेश्चन जो 30 है उसे हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना एक तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि मैं जो कल अभी आपको सिलेबस बताया हूँ कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, उसमें से बहुत सारा आज आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप सिलेबस को भी सही से पढ़े होंगे तो आपको आज अंदाज़ा लग जाएगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर किस तरह के आते हैं। स्पेशली सीडीपी, चूँकि आज मैं सीडीपी पढ़ाऊँगा और उसका प्रीवियस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसे देखेंगे। तो आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आप लोग भी आ जाइए और आप लोग खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका एक तरह का प्रैक्टिस भी होता जाएगा, या जो लोग फिर बाद में इसको ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि उनकी भी तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाए। तो चलिए चलते हैं, दोस्तों को शेयर कर दीजिए आप लोग। अगर सीटेट के परीक्षार्थी हैं, चाहे पेपर 2 हो या पेपर फर्स्ट हो, कोई सा भी हो, सीडीपी जो आपका होता है सेम होता है। पेपर फर्स्ट सेकंड में कुछ डिफरेंस नहीं होता। हाँ, पेपर सेकंड में जाके आपका, या अगर आप एसएसटी से हैं तो आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर आप साइंस से हैं तो मैथ और साइंस के आपके 60 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अदरवाइज़ दोनों पेपर सेम होता है। तो आपको लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं करना है और आपको सीडीपी में भी कोई डिफरेंस नहीं करना है। स्पेशली आपको सब्जेक्ट जो होगा उसमें आपको डिफरेंस करना। तो चलिए देखते हैं। आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा कि ये आपका जो है पेपर सेकंड हम इसको आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बुकलेट कोड है, अगर आपके पास ये है पीडीएफ तो आप खुद इसको हल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वीडियो देखने के बाद ही आपका यहाँ से हल हो जाएगा। एक बार दो बार देख लेंगे तो हल हो जाएगा, पीडीएफ आपका मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाए, टू स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज, इट construct the entirely different interpretation of its meaning, which of the following is true about them। इसमें कहा जा रहा है सवाल नंबर 1 में कि दो बच्चे एक ही पैसेज को पढ़ते हैं, लेकिन दोनों जब उसको उसका मीनिंग जब बताते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उसके मीनिंग को, डिफरेंट मीनिंग बताते हैं। इसकी वजह क्या है कि दोनों आखिर पढ़े एक ही पैसेज, मीनिंग एक ही है, तो उसको डिफरेंट मीनिंग उसमें से क्यों निकल रहा है। तो दोस्तों, अगर चारों ऑप्शन को हम पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम इसको डायरेक्ट इसका जो राइट ऑप्शन होगा उसको पढ़ेंगे, उसको हम डिफाइन करके आगे बढ़ेंगे, इससे ईजी होगी। चूँकि आपको यहाँ पे आंसर देखते हो जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज। इसलिए कि लर्नर जो होता है, ज़रूरी नहीं कि हर लर्नर का माइंड एक जैसा हो। किसी का माइंड आईक्यू ज़्यादा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है, तो उसके हिसाब से उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उसी बेस पे होती है। इसी वजह से हमेशा जो इंटरप्रिटेशन होगा एक पैसेज को पढ़ना, या आप देखते होंगे टीचर जो पढ़ाते हैं उनके भी पढ़ाने का अंदाज़ अलग होता है। एक टीचर पढ़ाएगा उसी को, फिर कोई दूसरा टीचर उसी को पढ़ाएगा, तो उसके पढ़ाने का अंदाज़ अलग होता है, लेकिन जो सेंस होता है वही होता है, ठीक है। इसी वजह से ये आपका डिफरेंट मीनिंग निकल के आता, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स करेक्टर। तो इसमें कहा जा रहा है कि NCF 2005 आपका जो चल रहा है अभी करेंटली इनकम्बेंट जो आपका है, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तालीमी निसाबी खाका जो है ये आपका चल रहा है। इसमें क्या कहा गया है, लर्निंग कैसी होनी चाहिए। सेकंड का लर्निंग कैसे होना चाहिए, एक्टिव एंड सोशल होनी चाहिए, ठीक है। जो भी लर्निंग आप करा रहे हैं वो लर्निंग आपकी एक एक्टिव होनी चाहिए। लर्नर जो है उसमें मतलब इन्वॉल्व रहे, वो उसको करता रहे, मतलब लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस पाना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आप ही पढ़ाएं तभी बच्चा पढ़ सकता है, बल्कि बच्चे को आप ऐसा बनाइए कि बच्चा खुद उसको कर सके। और दूसरा सोशल होना चाहिए, क्योंकि पहले में आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव और दूसरा यहाँ पे सोशल हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी पढ़ा रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कह रहा है कि बच्चे को जो भी पढ़ाए सोसाइटी से जोड़ के पढ़ाइए, उसके डेली रूटीन लाइफ से जोड़ के पढ़ाइए। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेकेंड का। थर्ड नंबर देखते हैं, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचर टू। कि बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो इंडिपेंडेंट होके किसी चीज़ को सोच सके, ठीक है, और एक इफ़ेक्टिव लर्नर, एक मतलब अच्छा लर्नर बन सके। यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि, ठीक है।
थर्ड में कहा जा रहा है, क्योंकि बच्चों को किस तरह बनाया जाए कि इंडिपेंडेंट ना, मतलब हो जाए, वो किसी पर निर्भर ना रहे और एक अच्छा लर्नर हो जाए। तो इसमें क्या राइट होगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 3 का ऑप्शन 2 देखिएगा, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। बच्चों को आप इस तरह पढ़ाएं कि बच्चा बाद में अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहे तो वो खुद ये अंदाज़ा लगा सके कि मैं जो पढ़ रहा हूँ सही क्या है और क्या गलत क्या है। बच्चों को सेल्फ मॉनिटरिंग के काबिल बना देना कि वो खुद अपना मॉनिटर अपने को खुद कर सके या अपने को इवेलुएट खुद कर सके वो। तो इस तरह आपका ऑप्शन 3 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। चैनल पे अगर पहली बार हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और भी बहुत सारे प्रीवियस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, स्पेशली उर्दू के कई साल के क्वेश्चंस हमने जो लैंग्वेज के हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर सारे के साल किए हुए हैं। आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं इजीली, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। 4 नंबर देखते हैं। इफ़ अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, द स्टूडेंट्स शुड बी एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स। कहा जा रहा है कि अगर एक टीचर ये चाहता है कि उसका बच्चा यानी जो विद्यार्थी है वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ऐसी स्किल उसके अंदर आ जाए, ऐसा उसके अंदर टैलेंट आ जाए कि वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे काम में बच्चों को आप डाल दें या क्या आप उससे आउटपुट आप चाहते हैं? तो 4 का क्या होगा? 4 का ऑप्शन 4 देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि बच्चों को इस लायक बनाए कि वो रीज़न को पता करे और फिर वो डिसीज़न उस पर ले, जो गलतियां हैं या जो करना चाहता है उसके रीज़न को पता करे, फिर वो डिसीज़न मेकिंग यानी उस पर फैसला करने के लायक, निर्णय लेने के लायक हो जाए वो। तो ऑप्शन 4 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5, नोइंग द नैव कॉन्सेप्शंस दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम। ये कहा जा रहा है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, ठीक है। यानी बच्चा जो बाहर से आया, डिफरेंट कैटेगरीज से, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स से वो बिलोंग करते हुए आता है, बहुत सारे डिफरेंट वे से बिलोंग करके आता है। तो अगर इस तरह का बच्चा आ रहा है तो आप क्या करेंगे उसके साथ? आपका बिहेवियर ऐसे बच्चों के साथ कैसा होगा? तो ऑप्शन 3 अगर देखिएगा, हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, कि अगर इस तरह के बच्चे आ रहे हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ से तो टीचर को इसमें मदद मिलती है कि वो बच्चों को उसी तरह पढ़ाए। ऐसा नहीं कि एक ही तर्ज में सबको पढ़ाया जाए, एक ही मेथड में सबको पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए कि डिफरेंट इंटेलिजेंट के बच्चे एक क्लास में होते हैं। अगर एक ही तरह के आप पढ़ाएंगे तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो तो समझ जाएगा आपकी बात को, लेकिन जो थोड़ा सा लो क्लास के होंगे वो समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से आपको अपना टीचिंग मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है? हेल्प्स द टीचर, अगर इस तरह के बच्चे आते हैं तो हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, या जो लोग हिंदी में करना चाहते हैं, आपको जस्ट बगल में दिख रहा है, हिंदी से भी आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायता होता है। तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं, इसी वजह से मैं दोनों फॉर्म को यहाँ पे रखा हूँ, इसको इरेज नहीं किया हूँ, ताकि जो लोग हिंदी से करना चाहते हैं वो हिंदी से कर सकते हैं। आंसर दोनों का सेम निकलेगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। कौन सा ऐसा फैक्टर है या ऐसा पार्ट है जो आपके लर्निंग अधिगम को जो है वो इफ़ेक्ट करता है, उसमें असर करता है। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो क्या होगा 6 का राइट आंसर? क्या होगा 6 का राइट आंसर आपका? बिल्कुल ये जो है मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, जो सीखने वाला है उसको मोटिवेशन अगर मोटिवेट किया जाए तो उससे वो उसके सीखने का जो प्रक्रिया होता है काफ़ी तेज़ होने लगता है। बताया जाए उसको, किसी की स्टोरी बताई जाए कि देखिए ये शख्स ऐसा था लेकिन उसने मेहनत की तो आज वो बुलंदी पे पहुंच गया है। तो इस तरह के अगर मोटिवेशन मिले तो वो सीखने में उसको
मदद मिलती है। तो मैच्योरेशन भी असर करता है, टीचिंग स्ट्रेटजी भी असर करता है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो ये फिजिकल वगैरह भी बच्चे का अच्छा होना चाहिए। अगर किसी का फिजिकल अच्छा नहीं है तो उसका आईक्यू का भी इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है आपकी फ़िज़िकल पे और इमोशन पे। तो ये सारी चीज़ों का अच्छा होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपके लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ABCD सारे के सारे आपके लर्निंग फैक्टर्स हैं और लर्निंग फैक्टर्स के थ्रू ये आपके इफ़ेक्ट करते हैं। 7 नंबर देखते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग क्या है। 7 में मीनिंगफुल लर्निंग क्या है आपको ये बताना है। आप लोग भी अपना आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो को जो लोग बाद में देख रहे हैं वीडियो को रोक लें, आंसर कर लें, पूरे ऑप्शंस को पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी को पढ़ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ लें और आंसर कर सकते हैं। तो 7 का राइट क्या होगा, 7 का ऑप्शन 4 देखेंगे, एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या है मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है, ये आपका पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स एंड मोरेबल पेयर्स, पैसिव रिसीव ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ ये होगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब इसको डेली रूटीन लाइफ से जोड़ दिया गया। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है कि वो इस नॉलेज को या उस स्टडी को, एजुकेशन को उसके डेली रूटीन लाइफ से जोड़ दिया जाए। एक्टिव क्रिएशन हो नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि किताबी भाषा आप पढ़ा रहे हैं बल्कि उसको पर्सनल एक्सपीरियंस हो। बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है प्लांटेशन, तो ऐसा नहीं कि किसी ऐसे जंगल का बे ऑफ बंगाल वगैरह की एग्जांपल आप दे, बल्कि उसके माहौल का एग्जांपल आप दे, जहाँ पे वो रहा है उसके आसपास में कोई अगर बागीचा है तो उसकी मिसाल लेके देखिए, जो कि मतलब उसको बताया जाए कि ये पेड़ पौधे जो हैं इससे हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन होता है, इस पे हमारा जीवन जो है निर्भर करता है। तो ये उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ के आप करें तो ये आपका मीनिंगफुल लर्निंग होता है। 8 नंबर देखते हैं, Which of the following is not one of the primary task of a teacher of effective students learning। ये देखिए लफ्ज़ नॉट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको देखना है। अगर ये आप देख लिए और नॉट के थ्रू जो भी पूछा जाता है वो काफ़ी आसान होता है, सिर्फ आपको अटेंटिव देखा जाता है। आप उस टाइम पे अटेंटिव हैं कि नहीं। हाँ अगर अटेंटिव आप हैं तो आप आंसर इसका आसानी से कर देंगे। तो अटेंटिव के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे जो आपका 8 का राइट होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ डिडैक्टिक मैनर, ठीक है। यानी नॉट पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क, कि इनमें से कौन सा एक प्राइमरी टास्क नहीं है। प्राइमरी टास्क मतलब है एकदम बुनियादी काम, यानी एक बच्चा जो प्राइमरी स्कूल का है उसके लिए कौन सा ऐसा एक टास्क नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ डिडैक्टिक मैनर, कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाना। इन्फॉर्मेशन तो एक तरह का आपका रिकॉल या मेमोरी से रिलेट करता है, ये आपका रट्टाफिकेशन से रिलेटेड होता है। तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाना है बल्कि उसको एजुकेशन देना है, अंडरस्टैंडिंग देना है और उसके सोसाइटी से जोड़ के उसको देना है ताकि उसके अंदर एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पावर क्रिएट हो सके। तो इस वजह से आपका ये 8 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिडैक्टिक मैनर क्या होता है, इसे कहते हैं सोशल इनजस्टिस, यानी ऐसा पढ़ाया जाए कि जिसका रिलेशन सोशल से हो ही ना, बल्कि एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सोसाइटी से जोड़ के पढ़ाएं। तो डिडैक्टिक मैनर को आपको नहीं फॉलो करना, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी आप देखेंगे, नोइंग द कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम, कि उस कॉन्सेप्ट को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चा अपने सोसाइटी से लेके क्लासरूम में आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू द हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, कि रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स कि मतलब बच्चों से ये उम्मीद रखी जाए कि वो क्वेश्चन का जवाब दे, ये भी अच्छा है कि एक तरह का रिकैपिचुलेशन या असेसमेंट का तरीका है। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट, कि बच्चों को इस लायक बनाया जाए कि बच्चा खुद अपने अंदर जो गलतियां हैं उसे इम्प्रूव कर सके और अपने लर्निंग को अच्छा बना सके अपने ही प्रयास से। तो ये भी अच्छा है। तो ये पहले वाला जो है बिल्कुल नहीं कर जाएगा डिडैक्टिक मैनर की वजह से।
नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर देखते हैं। 9 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, यानी कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डेवलपमेंट को सही तरीके से दर्शा नहीं रहा है। तो 9 का क्या करेक्ट आंसर होगा। 9 का करेक्ट आंसर आप ऑप्शन 4 देखेंगे तो आपको पता चलेगा डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। तो ये बिल्कुल करेक्ट ये जो बिल्कुल है इनकरेक्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होता है वो आपका क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होता है इट हैज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसके अंदर दोनों पाया जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पाया जाता है। क्वालिटेटिव किसे कहते हैं, एक तरह की विशेषता जिसमें पता चले, और क्वांटिटेटिव एक तरह का ये मेजरमेंट से रिलेटेड करता है। तो क्वालिटेटिव क्या होता है कि किसी के बुद्धि का बढ़ जाना। आज के मान लीजिए साल 2 साल पहले बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते इस लायक हो गया कि उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है, तो उसके अंदर डेवलपमेंट पैदा हो गया, ठीक है। तो डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ और जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट में ये फ़र्क है, और लेकिन डेवलपमेंट में आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पाया जाता है। तो यहाँ पे खाली क्या कहा जा रहा है, डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, क्वांटिटेटिव नहीं, डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, ठीक है। ये होना चाहिए था दोनों इसमें, लेकिन दोनों ही वैसे ही आपका गलत हो जाएगा। उसके अलावा आप पढ़िएगा तो सारे के सारे इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो 9 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 में कहा जा रहा है The unique interaction of dash and dash can result in different paths and outcomes of development, ठीक है। यूनिक इंटरेक्शन ऑफ, एक यूनिक इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो ये डेवलपमेंट जो हमारा है, ये डेवलपमेंट कैसे हमारे अंदर निखरता है, डेवलपमेंट का निखार या उसकी खूबसूरती हमारे अंदर कैसे पैदा होता है, या यूनिक इंटरेक्शन डेवलपमेंट का हम तक कैसे पहुंचता है डिफरेंट वे से। तो वो 10 का ऑप्शन 2 देखेंगे तो बिल्कुल पता चलेगा। अगर आप कल का मेरा क्लास वो जो सिलेबस का है वहाँ पे देखे होंगे तो बिल्कुल मैं आपको वहाँ पे साफ से बताया था कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आपके सिलेबस में है, और आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि प्रीवियस में ये आ भी चुका है। तो इस वजह से हेरिडिटी इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर बोथ मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। तो ये हेरिडिटी एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर ये आपका हेरिडिटी एनवायरनमेंट एजुकेटिव हो तो आप भी एक तरह का एजुकेशन में अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट लर्निंग और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10 का ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। स्कूल और सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट है, ट्रू है, ये बताना है 11 का। तो 11 में ऑप्शन 1 अगर देखेंगे आप तो पता चलेगा स्कूल इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो कहा जा रहा है कि स्कूल जो है एक तरह का इम्पोर्टेंट एजेंट कह लीजिए या इम्पोर्टेंट पार्ट कह लीजिए, इम्पोर्टेंट हिस्सा कह लीजिए सोशलाइजेशन के लिए है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि स्कूल जो है इम्पोर्टेंट ये एजेंट माना जाता है सोशलाइजेशन के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे क्योंकि सबसे पहले जो मेन पार्ट माना जाता है वो आपके पेरेंट्स होते हैं, सेकंड आपका जो है स्कूल है ये आपका सेकंड माना जाता है। तो फर्स्ट चूँकि यहाँ पे नहीं है तो स्कूल को हम इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन मान सकते हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन जो आपके फैमिली के बाद होता है वो आपका स्कूल ही होता है। तो इस वजह से स्कूल आपका इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हो जाएगा। और नीचे देखेंगे स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन, बिल्कुल गलत है ये, इसलिए कि अभी ऊपर देख रहे हैं स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन, ये भी गलत है। कह रहा है कि बहुत कम प्ले करता है रोल, बल्कि बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है उसमें।
फोर्थ देखते हैं, स्कूल इज़ द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ये नहीं है, फर्स्ट प्राइमरी एजेंट नहीं है। फर्स्ट प्राइमरी अगर देखेंगे तो आपका फैमिली होगा, ठीक है। फैमिली इज़ द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ये होना चाहिए था, लेकिन ये स्कूल को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो फर्स्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट एजेंट इसे हम मान सकते हैं सोशलाइजेशन का। तो इस वजह से ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी दिया है, तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कि वो सही है। तो आपको देखना यहाँ पे है कि 12 में राइट क्या होगा। तो 12 में अगर थर्ड आप देखेंगे, द स्टेज आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस जो दिए गए हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर ये सोचें कि हम किसी 4 में से 3 को फॉलो करें या फिर 4 में से 2 को फॉलो करें, तो आपको छोड़ना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, सीक्वेंसली चलना है, नंबर वाइज चलना है, तो स्किप नहीं कर सकते हैं। जीन पियाजे ने यही कहा कि देयर शुड बी नो स्किप ऑफ स्टेप्स, कि कोई सा भी आपका स्टेप जो है स्किप नहीं किया जा सकता, सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स दैट कंजर्वेशन, संरक्षण। जीन पियाजे ने एक कॉन्सेप्ट दिया है संरक्षण का, कंजर्वेशन का, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 अगर देखेंगे, ऑप्शन 2 देखेंगे, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज। ये कहा जा रहा है कि कंजर्वेशन का मतलब उन्होंने ये दिया है कि जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको आप किसी भी जगह डाल दे वो उतना ही डिस्प्ले करेगा। सपोज दैट 1 लीटर पानी, आप बिस्लरी बॉटल में 1 लीटर पानी लिए हैं और 1 लीटर पानी को अगर उसको उडेल के आप किसी बर्तन में डाल दें तो अगरचे वो पानी फैल जाएगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी है उतने ही रहेगा। 1 लीटर पानी को अगर आप बॉटल में डाल रहे हैं तब भी 1 लीटर होगा, और अगर 10 लीटर के बॉटल में उसको डाल दे 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा। तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, वो कंजर्व रहता है, महफूज रहता है, संरक्षण वो रहता है। तो यही कहने का उनका मतलब है कि प्रॉपर्टी जो होगा वो उतना मेंटेन ही रहेगा। जिस तरह बच्चों को अगर 1 गिलास पानी दे दिया जाए तो कम लगेगा, लेकिन वही उन्हें अगर बड़ा कटोरा में डाल दिया जाए उतना तो कहेंगे फैल जाएगा, तो उनको लगेगा कि ये ज़्यादा है। तो ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने दिया, उनके कहने का मतलब यही है। तो 13 का ऑप्शन 2 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं, ये किसी साल आई थिंक कि आया था, पूछा था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है। तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर्स, जो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही में होता है। अगर इत्तेफाक से अगर आपको आगे दे दिया जाए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको पढ़े हैं तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस को दिया है, तो यहाँ पे मैचिंग करना है, ठीक है। तो मैचिंग आप कर सकते हैं, म्यूज़िकल है, लिंग्विस्टिक है, इंटरपर्सनल है, स्पेशियल है। तो म्यूज़िकल चूँकि देखेंगे म्यूज़िकल जो होता है, म्यूज़िकल जो वायलिन वगैरह बजाते हैं उनको पता होता है, लिंग्विस्टिक जो पोइट होते हैं, इस तरह करके आप मिला सकते हैं। मैं इसका आंसर बता दूं 14 का राइट क्या होगा। 14 का ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन 3 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। म्यूज़िकल जो होता है वायलिनिस्ट होता है, लिंग्विस्टिक होता है आपका, अब पोइट होता है, इस तरह करके आप मिला सकते हैं, सारा आपको दिख जाएगा समय बचाने के लिए। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोर्स्की, ठीक है, वाइगोर्स्की के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए इसमें जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके स्टेटमेंट को, उनके बारे में जानना, उनका थ्योरी क्या है, उनके ओपिनियंस क्या है, ये आपके ओपिनियंस ही यहाँ पे हैं। अगर आप थ्योरी बढ़े हुए हैं तब जाके आप इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज़ काफ़ी दुश्वारी होती है। हाँ क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आप समझ के
कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट फिर डिफरेंस करके पूछा जाएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको करा दूं, ताकि आपको रिपीट क्वेश्चंस है या और बहुत सारे इस बेस के क्वेश्चंस दिखेंगे तो आसानी होगी सॉल्व करने में। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का 2 अगर देख रहे हैं आप, वाइगॉस्की लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। तो चूँकि वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि इंसान के अंदर सबसे पहले लैंग्वेज आता है। ठीक है, उनके कहने का मतलब है सबसे पहले लैंग्वेज आता है। जिन पियाजे का कहना है कि सबसे पहले थॉट आता है, उसके बाद लैंग्वेज उससे डेवलप होता है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। ये भी पूछा जाता है कि अभी आगे क्वेश्चन ये आएगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इंसान के थॉट को ये बदल देता है। तो ये इनका स्टेटमेंट है। तो 15 का ऑप्शन 2 बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। जिन पियाजे और वाइगॉस्की से क्वेश्चन बनता ही है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। नॉम चॉम्स्की का भी नाम आ जाता है लैंग्वेज में। आगे देखते हैं 16 नंबर, लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। कि कोलबर्ग ने जो भी थ्योरी दिया है उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो इसमें से ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन से एक ऐसा ऑप्शन है जिस पे बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया गया, आलोचना किया गया उस पर? तो फिर 16 का अगर ऑप्शन 4 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोलबर्ग हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन अ मेल सैंपल। तो कोलबर्ग ने जो भी स्टडी किया, इन्वेस्टिगेशन किया, रिसर्च किया, वो मेल पे किया है। ठीक है, तो इसी वजह से लोग उनको क्रिटिसाइज़ कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ मेल जेंडर पे अपना रिसर्च किया, फीमेल पे नहीं किया या किसी और पे नहीं किया। इसी वजह से उनकी थ्योरी जो है काफ़ी लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेल सैंपल पे उन्होंने स्टडी किया, इसी वजह से उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आगे देखते हैं 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट्स फॉर लर्निंग। कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो असेसमेंट्स फॉर लर्निंग को हाईलाइट करता है, यानी असेसमेंट्स फॉर लर्निंग के मीनिंग को बताता है कि असेसमेंट्स फॉर लर्निंग है क्या। तो 17 का क्या होगा? 17 का ऑप्शन 1 देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरा सिलेबस वाला पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं बताया था असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और वहाँ पे मैं ओपनली बताया था कि बच्चे को जो पढ़ाया गया उसको आजमाने को हम असेसमेंट बोलते हैं, और यहीं से सवाल घुमा के पूछा जाता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 1 देखेंगे तो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। द टीचर असेसेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। कि टीचर ये देखना चाहता है कि बच्चे को जो पढ़ाया गया है वो कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि नहीं, बरखिलाफ़ इसके कि वो ये समझे कि वो क्या सोच रहा है, नहीं, बल्कि जो पढ़ाया गया बच्चों को वो समझ लिया है कि नहीं। अगर वो समझ लिया गया तो एक तरह का असेसमेंट उसका सही जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। असेसमेंट का सिलेबस भी अगर आप बीएड रेगुलर किए होंगे तो उसमें पढ़ाया जाता है, यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये सारे आपके वहीं से क्वेश्चन, बीएड का जो सिलेबस है बहुत सारा, अगर आप उसको सही से पढ़ रहे हैं तो सीटेट में बहुत जगह वो काम आएगा। काफ़ी अच्छी तैयारी वहाँ से हो जाती है, और हमने भी वहीं से तैयारी की है। बीएड के सिलेबस को हमने काफ़ी केयरफुली पढ़ा है। उसके बाद ओवरऑल आइडिया मुझे मिल गया कि ये सीडीबी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एक्सेट्रा। तो 18 नंबर देखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या होता है? 18 में चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी जो होता है उसका मतलब क्या होता है? आप लोग प्लीज़ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऐसे मतलब थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को रोक करके आंसर अपना कर ले, फिर आंसर को मेरे सुने तो काफ़ी फ़ायदा होगा। इस तरह अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों में से जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में आपकी तैयारी यहाँ से सीटीबी की हो जाएगी, लैंग्वेज में आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की हो जाएगी, एसएसटी की तैयारी हो जाएगी, ईवीएस की हो जाएगी, और फर्दर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैथ की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का मैथ जो है वो सब मिल जाएगा सीटेट का, और इजी लैंग्वेज में इजी कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। आपकी वहाँ तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद सारी तैयारी मेरे ही चैनल से आपकी हो जाएगी। तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, और अगर चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो लोग भी
सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो 18 का ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि चाइल्ड सेंटर क्या होता है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रेंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस, की बच्चे को आला मकाम देना, बच्चे की अहमियत को देना, हर स्टेज बच्चे की अहमियत को देना। आप अपने हिसाब से नहीं पढ़ा सकते, अगर बच्चा नहीं समझ में रहा तो आपको अपने स्ट्रेटजी को बदलने की ज़रूरत है, टीचिंग स्ट्रेटजी को बदलने की ज़रूरत है जब तक कि बच्चा ना समझ जाए। तो बच्चे को प्राइमेसी देना, बच्चे को अहमियत देना, बच्चे को आला मानना, ठीक है, बच्चे को महान मानना, तो बच्चा जो है वो पूरा हक दिया जाता है इसमें। तो इस वजह से आपका 18 का ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। 19 में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स पियाजे एंड वाइगोस्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। देखिए यहाँ पे आ गया कि वाइगोस्की और पियाजे के बीच में जो कंट्रोवर्सी है लैंग्वेज और थॉट के अकॉर्डिंग, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इसका भी मैं सब नहीं पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा टाइम। तो 19 का मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा कि ऑप्शन 2 अगर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। तो पियाजे क्या कहता है, पियाजे का कहना यह है कि थॉट जो है सबसे पहले आता है, और वाइगोस्की का कहना है कि लैंग्वेज जो है वो आपके थॉट को इफ़ेक्ट करता है, यानी लैंग्वेज से हमारा थॉट जो है डेवलप होता है। और उनके कहने का मतलब है कि पहले थॉट आता है, फिर उसके बाद उससे आपका लैंग्वेज डेवलप करता है। तो ये आप बिल्कुल समझते हुए चलिएगा कि पियाजे जो है वो पहले क्या कहते हैं कि इंसान के अंदर पहले थॉट आता है, और वाइगोस्की कहते हैं कि इंसान के पहले जो है वो लैंग्वेज आता है, फिर वो लैंग्वेज आपके थॉट पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर गोइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, द ग्रैंड मदर सेज वाई कांट यू बी ओबीडियंट लाइक अ गुड गर्ल, हु विल मैरी यू इफ़ यू बिहेव लाइक अ बॉय, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये एक दादी माँ एक बच्ची को, ग्रैंड डॉटर मतलब कह सकते हैं कि अपने एक ग्रैंड डॉटर को देखती है कि वो अपने फादर से डिस्कस करती है, आर्ग्यू करती है स्कूल ट्रिप जाने के लिए। तो वो दादी माँ कहती हैं कि तुम इस तरह बिहेव क्यों करती हो, अगर इस तरह का तुम्हारा बिहेवियर रहेगा तो तुमसे कौन शादी करेगा, तुम एक लड़के की तरह बिहेवियर करती हो, लड़की हो तो लड़की की तरह बिहेवियर करो, लड़के की तरह नहीं। कहने का मतलब यही है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 20 का राइट क्या होगा, 20 का जो आपका 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेंडर स्टेरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ये एक तरह का स्टेरियोटाइप पाया जाता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये लड़कियां हैं ये नहीं रो सकती हैं, लड़के हैं तो रो सकते हैं, तो ये एक तरह का उनके अंदर जेंडर स्टेरियोटाइप पाया जा रहा है। किसी को किसी काम के लिए बात देना और किसी को किसी की इजाज़त दे देना, जेंडर के बेस पे, लड़की है नहीं कर सकती है, लड़का है तो कर सकता है। तो अगर इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जेंडर के बेस पे, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप हो जा रहा है। जिस तरह वहाँ पे वो लड़की रो रही थी कि नहीं हम ट्रिप पे जाएंगे, तो वहाँ पे उसकी दादी माँ क्या कहती है कि लड़के की तरह बिहेव मत करो। इसका मतलब कि वहाँ लड़का होता तो बिहेव कर सकता है, तुम लड़की हो तो बिहेव नहीं कर सकती। तो ये तरह का जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ के दरमियान कुछ हम स्पेशल कर रहे हैं कि लड़की नहीं कर सकती, लड़का कर सकता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, CDP आपका आसानी से निकल जाएगा। 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट्स आर करेक्ट, कि असेसमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। 21 का क्या करेक्ट होगा, 21 का जो आपका करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ये जो ऑप्शन 4 है, यानी ए और सी आप पढ़िएगा तो बिल्कुल निकल आएगा। असेसमेंट शुड बी हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। एक तरह का बच्चे को मदद मिलती है कि वो इसकी मजबूती क्या, उसके अंदर कमी क्या है, उसके अंदर उसकी मजबूती क्या है, ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगता है। सीख पढ़िएगा। असेसमेंट शुड एक्सेस नॉट ओनली मेमोरी बट आल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। असेसमेंट क्या होता है, ऐसा नहीं कि बच्चा रट लिया है बल्कि उसको समझ भी लिया है, ये उसमें मदद मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। According to the Right to Education Act 2009, children with special needs should study। तो राइट टू एजुकेशन 2009 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग स्पेशल नीड्स, ठीक है, स्पेशल नीड्स शुड स्टडी, कि मतलब स्पेशल जो नीड के बच्चे होते हैं उनको कैसे के साथ या किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए।
तो 22 का अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 जो कहा जा रहा इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविज़न टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी स्पेशल नीड्स का हो या जनरल बच्चा हो, हर किसी को इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा देने की ज़रूरत है। और फर्दर उसमें अगर कुछ बच्चे कमज़ोर हैं तो उन्हें स्पेशल नीड्स की भी ज़रूरत है। इंडिविजुअल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? यह रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की है कि उनकी इंडिविजुअल वो कैटरिंग करे। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड, कि एक इफेक्टिव टीचर कौन है कि एक क्लासरूम में अगर डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं तो उनके साथ कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए। 23 में क्या होगा आप भी आंसर कर सकते हैं। 23 का ऑप्शन 2 अगर देख रहे हैं, फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग द ग्रुप, कि उनके डिफरेंट जो कल्चर से बच्चे आ रहे हैं उनके कल्चर पे फोकस किया जाए, उनको इंडिविजुअल एड्रेस किया जाए, यानी उनको इंडिविजुअल समझने की ज़रूरत है। बच्चा अगर डिफरेंट कम्युनिटी से आ रहे हैं तो इंडिविजुअल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को समझे कि इसके अंदर कमज़ोरी क्या है और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, ये मैचिंग करना है आपको, मैचिंग आप कर सकते हैं। 24 मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप बाद में इसको मैचिंग कर लीजिएगा। 24 का जो आपका राइट होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप मिला लीजिएगा, क्योंकि डिफाइन करूँगा तो टाइम लग जाएगा, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लेंथी हो। फर्दर वैसे आप भी इसको कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज़ करेक्ट, कॉग्निशन और इमोशन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है? तो अगर 25 का ऑप्शन 1 आप देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कॉग्निशन इमोशन आपके सिलेबस में भी मैं कल बताया था कि ये कॉग्निशन और इमोशन से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिख भी रहा होगा। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरट्वेन्ड एंड इफेक्ट ईच अदर, ये कॉग्निशन इमोशन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरट्वेन्ड कह सकते हैं, कोऑपरेटेड कह सकते हैं, इंटर रिलेटेड कह सकते हैं, कि जहाँ भी कॉग्निशन पाया जाएगा वहाँ पे इमोशन होगा। अगर इमोशन किसी के अंदर दिख रहा है, जज्बाती उसके अंदर अगर दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब उसका कॉग्निशन उस पर कहीं ना कहीं प्रोसेस कर रहा है। इमोशन से कॉग्निशन का ताल्लुक है और कॉग्निशन से इमोशन का ताल्लुक है। बीएस ब्लूम ने 3 कॉन्सेप्ट दिया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो वहीं से आपका कॉग्निशन जो है, आपके नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएशन, ये प्रोसेस जो आपका चलता है, उसी से आपका ये इमोशन भी वहीं से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन इसका जो 25 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, कहा जा रहा है कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में और जहाँ पे डाइवर्स लर्नर्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से आए हुए बच्चे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग है एंड पीयर ट्यूटरिंग, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन 3 आप देखेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए 26 में? तो 26 में ऑप्शन 3 देखेंगे तो शुड बी एक्टिवली प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। अगर इस तरह के बच्चे आ रहे हैं तो उनके दरमियान एक पीयर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं कि उनमें एक दूसरे से दोस्ती हो सके, वो एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की मदद कर सके, पीयर एक्सेप्टेंस वहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, अ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय, एक टीचर जो है अपने क्लास को कैसे एड्रेस कर सकता है, जहाँ पे डिफरेंट मतलब कम्युनिटीज़ से बच्चे, डिफरेंट कल्चर से बच्चे आए हुए हैं, उनको एड्रेस करने का आसान तरीका क्या है? 27 का क्या होगा राइट आंसर? 27 का आप देखेंगे तो ए बी सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं बताऊं कि डी क्यों नहीं होगा ये बता देना। गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंच मार्क्स फॉर परफॉर्मेंस, कि अगर हिंदी में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करें, यानी हम एक तरह का उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हम कोई बेंचमार्क परफॉर्मेंस के बुनियाद पे नहीं कर सकते। जो बच्चा स्कूल में आया है, चाहे वो फर्स्ट बेंच पे बैठा हो या लास्ट बेंच पे, उन दोनों की एक जैसी इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से ये आपका निकल जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, अ टीचर आस्क्स हर क्लास टू कवर शार्प edge of furniture with cotton and use touch and feel notice boards and books, the needs of which category of special learner is
शी अटेम्प्टिंग टू कैटर टू। एक टीचर अपने मतलब इसमें कहने का मतलब है एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि मतलब फर्नीचर पे कपड़े डाल दो, कपड़े डालने के बाद उसको फील करो, मतलब टच करो और फील करो। नोटिस बोर्ड हो, बुक्स हो, टच और फील से रिलेट करता है। तो ये मतलब थ्योरी या ये किस तरह के बच्चों के साथ ऐसा थ्योरी अपनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो बच्चे देखेंगे नहीं उनके साथ ही ऐसा किया जाएगा। जो बच्चे छू के ब्रेन लिपि जो है, जो बच्चे देखने से माजूर होते हैं या विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके साथ होता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन 1 ये बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर बेस्ट कैटर टू बाई एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट। गिफ्टेड चिल्ड्रेन जो होते हैं उनकी देखभाल अच्छे से होती है एजुकेशनल प्रोग्राम से। जैसे 29 में जैसे ऑप्शन 3 आप देखेंगे, ऑप्शन 3 स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होता है कि गिफ्टेड चिल्ड्रेन जो होते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या होता है कि बच्चों को ऐसा मौका दिया जाए, ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि उनकी थिंकिंग जो है एक डाइवर्जेंट हो सके, कि बच्चा एक डाइवर्जेंट थिंकिंग में अपने माइंड को डेवलप कर सके। थिंकिंग दो तरह की होती है, एक होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है सीमित होता है और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है असीमित होता है। तो बच्चे को ऐसे बनाए कि वो असीमित विचार करने वाला बने। असीमित विचार से किसी भी समस्या का समाधान काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। तो ये आपका 29 का ऑप्शन 3 बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। 30 में कहा जा रहा है, 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल आर करेक्ट। कि बच्चे का स्कूल में फेल हो जाने के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। इसमें 30 में ऑप्शन 1 अगर देखते हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये सी और डी। सी और डी क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट डन इन मैनर इन विच इट इज़ मीनिंगफुल टू देम। कि जाहिर सी बात है टीचर ने बच्चे को सही से पढ़ाया नहीं, इसी वजह से बच्चा फेल हो गया। बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है, टीचर ही फेल होता है। तो यहाँ से अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या मैनेजमेंट की हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। डी में कहा जा रहा है स्टूडेंट्स फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट कैटर टू इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो कभी भी बच्चे को आपको नहीं फेल करना है, या तो आपका सिस्टम फेल होगा या टीचर फेल होगा या आपका टीचिंग मेथड फेल होगा। बच्चा हमेशा एवरी चाइल्ड इज़ लाइक अ यूनिक, ठीक है। तो बच्चा जो हमेशा यूनिक होता है उसे समझने की ज़रूरत है, उसे अच्छे तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये आपके CDP के 30 क्वेश्चंस रहे। अब नेक्स्ट टाइम फिर इसी का अगला पोर्शन लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीटेट के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू।